आप बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आपको मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है 4 बताया था, 4 होते ही हैं। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर्स आपको पढ़ा दिया था। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एलिवेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। इसका मतलब जो है एलिवेशंस का मतलब होता है बढ़ जाना, कोई चीज़ बढ़ जाए। तो जब आप जानते हैं कि अगर कोई सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, जब उसमें आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो वेपर प्रेशर्स कम होगी। जब किसी का वेपर प्रेशर्स कम होता है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। ये अच्छी तरीके से जानते हो, ये प्रैक्टिकली है। जैसे आप कहीं रख दीजिए, पानी बॉयल हो रहा हो, उसमें उठा के आप चीनी डाल दीजिए, या चाय बनाते हो, उसमें खूब वेपर बनता रहता है, आप उसमें चीनी डाल देते हो तो वेपर गिर जाता है। तो जब वेपर फॉल होता है तो वेपर जब फॉल होगे तो प्रेशर्स भी कम होगी। फिर वो कुछ टेम्परेचर बढ़ने के बाद, यानी टेम्परेचर बढ़ता है, जब कुछ बढ़ जाता है तब जाकर फिर वेपर बनने लगते हैं। एक डिफिनीशंस होती है बॉइलिंग पॉइंट्स कि बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनीशंस क्या होता है। अगर किसी लिक्विड है, वो लिक्विड अगर वेपर बना रही है तो वेपर बनते रहेंगे। एक कंडीशंस ऐसे आएगी कि जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों बराबर हो जाए। तो अगर उस टाइम टेम्परेचर नापेंगे तो उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स। कभी भी, जैसे मान लीजिए कोई आपने बर्तन है, पॉट है, उसमें आपने पानी रखा है, पानी से वेपर बन रहा है, तो वेपर बनता रहेगा, वेपर उठा रहा है, उसका प्रेशर होता रहेगा। और एक कंडीशन आएगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों बराबर हो जाएंगे, उस टाइम अगर आप देखेंगे, चेक करेंगे, तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स। तो आप जो है ये चीज़ जानते हैं कि अगर कोई सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट के अंदर आप क्या डाल दीजिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स, यानी इसमें ऐड कर दीजिए, कह देंगे एडेड नॉन वोलेटाइल्स सॉल्यूट। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्वेंट किस में चेंज हो जाएगा, सॉल्यूशंस बन जाएगी। और उस सॉल्यूशंस की जो है सॉल्वेंट, अगर आप देखा जाए, अगर वो प्योर सॉल्वेंट है, अगर वो सॉल्वेंट और सॉल्यूशंस कंपेयर किया जाए, आप इसे डायग्राम से भी समझ सकते हो कि मान लो ये पानी है, मान लो प्योर वाटर है, और ये वाटर है, तो इसके सरफेस पे वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, और ये वाटर के मॉलिक्यूल जो है यहाँ से इवोपरेट होंगे और यहाँ इनका वेपर बनेगा। एक कंडीशंस ऐसे आएगा कि इस वेपर का प्रेशर्स और एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। तो बराबर हो जाएंगे तो अगर आप टेम्परेचर इसका नाप के देखेंगे तो उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट्स। ये जनरली आप जानते हैं। अगर मान लो ये प्योर सॉल्वेंट है, अगर इसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर आप डाल देते हैं तो ये आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। नॉन वोलेटाइल का मतलब जिसका वेपर ना बनता हो। जब वेपर नहीं बनेगा तो मान लो प्योर फॉर्म में था, इसके सरफेस यानी वाटर के मॉलिक्यूल थे, इसमें आपने नॉन वोलेटाइल चीज डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो आएगा तो क्या करेगा, इसका सरफेस कवर करेगा, इसका सरफेस कवर करेगा। मान लो ये सब कवर कर लिया, तो यहाँ से वेपर क्या कम बनेगा, तो यहाँ क्या होंगे, वेपर कम होंगे। तो जब वेपर कम होंगे तो प्रेशर्स कम होगा। सिंपल तरीके से आप जानते हो, चाय बनते हो, खूब चाय उबाल करें, खूब वेपर बने, उठा के चीनी से डाल देना, तो एकदम लगता है वेपर फॉल हो गई। तो इसका मतलब है क्या किया, नॉन वोलेटाइल चीज डाला था, वेपर को गिरा दिया। तो जब वेपर गिरेगा तो प्रेशर्स भी कम हो जाएगी। और एक रिलेशंस होती है कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का जो रिलेशंस होता है इन्वर्सल रिलेशंस होता है। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अगर सॉल्वेंट में अगर आप नॉन वोलेटाइल चीज डालेंगे तो सॉल्यूशंस बनेगा, और सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो जो सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये सिंपल तरीके से जानते हैं। तो इसको डिफिनीशंस के फॉर्म में लिखते हैं। तो हेडिंग लिख लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, तो डेफिनेशन लिखिए, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच
at which vapor pressures, the vapor pressures of the solutions become equal to atmospheric pressures. It is the temperature at which vapor pressure of solution become equal to atmospheric pressures. सिंपल तरीके से जानते हैं, पानी को रखा है बर्तन में, पानी बॉयल हो रहा है, भाप खूब बन रहा है, और इस जब भाप बनेगा तो प्रेशर डेवलप होगी, तो इसका प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों बराबर हो जाए, तो उस टाइम टेम्परेचर देखेंगे तो उससे पता हो जाएगा कि ये बॉइलिंग पॉइंट यही है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन हो गया। होता क्या है आप जानते हैं, सिंपली अगर वाटर की बात की जाए तो वाटर आप जानते हैं कि वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट्स होती है वो कितनी होती है, 100 सेंटीग्रेड होती है, और टेम्परेचर हम केल्विन में लेते हैं, तो 273.13 या 273 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, केल्विन कह सकते हैं सेंटीग्रेड में, या फिर आप केल्विन में कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता हो गया कि अगर आप वाटर को लेते हैं और वाटर को देखें तो ये वाटर बॉयल करेगा, तो जब वाटर बॉयल करेगा तो ये इसका वेपर बनेगा, वेपर बनेगा तो इसका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर। तो अगर आप देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होती है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स होते हैं या 1.013 बार होती है, ये चीज़ आप जानते हैं, 1.013 बार कहेंगे या फिर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स कहेंगे, चाहे आप दोनों यूनिट होती है, बार की होती है या फिर एटमॉस्फेरिक होती है, समझाने वाली बात है। पानी बॉयल किया, पानी का वेपर बना, वेपर बनता रहेगा और इसका प्रेशर बनेगा तो इसका वेपर प्रेशर होगा, इसका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर या कितना होगा 1.013। इस टाइम अगर टेम्परेचर नापोगे तो आपको कितना मिलेगा 100 सेंटीग्रेड्स। अगर पानी का वेपर प्रेशर, यानी पानी जो है धीरे धीरे वेपर फॉर्म में खूब वेपर बना, वेपर बनने के बाद अब प्रेशर डेवलप करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगी, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 1 बार या कितना है 1.013 बार, तो इसका मतलब क्या होगा टेम्परेचर आपको उस टाइम कितना मिलेगा 100, और उसे क्या बोलोगे यही बॉइलिंग पॉइंट है। अब होता क्या है पहाड़ों क्या होता है, जब आप यहाँ प्लेन से जब आप पहाड़ पे जाते हैं तो पहाड़ पे क्या होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स कम होती है, यानी एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर्स होगी पहाड़ पे कम होती है। तो जैसे मान लो पानी आप रखें, मतलब भाप बनने लगी, खूब भाप बनी, और एक कंडीशन आएगी कि इसका प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएंगे बराबर, तो पहाड़ों पे तो जल्दी बराबर हो जाएगी, तो वहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगी यही वाटर की, यहाँ पे 100 है तो वहाँ 100 रहेगी नहीं, क्योंकि वहाँ जल्दी से भाप बनना स्टार्ट होगा और जल्दी से प्रेशर डेवलप होगी, उसी टाइम एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिरी होगी उस टाइम, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे होगी प्लेन जगह पे होगी वो आप जानते हैं पहाड़ों पे या ऊंचे जाने पे कम हो जाती है, तो जब कम हो जाएगी तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट्स कम होगी। तो आपने एक कहानी सुनी है कि पहाड़ों पे जल्दी दाल नहीं गलते हैं, यानी आप वहाँ जो दाल पकाते हैं तो जल्दी नहीं पकते, क्यों, क्योंकि ये चीज़ क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो ये चीज़ पता क्लियर हो गया, एक सॉल्वेंट होता है एक सॉल्यूशंस होता है, तो सॉल्वेंट से खूब वेपर बनेगा तो खूब वेपर बनेगा तो खूब प्रेशर रहेगा। अगर वही चीज़ अगर सॉल्यूशन बना देते हैं, अगर उसमें नॉन वोलेटाइल चीज़ डाल देंगे तो उससे वेपर कम बनेगी, जब वेपर कम बनेगी तो प्रेशर कम बनेगा, और प्रेशर कम बनेगा तो आप समझ सकते हैं एक रिलेशंस है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर अगर कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो एक चीज़ क्लियर हो गया, सॉल्यूशन आपने सॉल्वेंट लिया प्योर चीज़ है और एक सॉल्यूशन बना है जिसमें नॉन वोलेटाइल चीज़ डाला गया है। नॉन वोलेटाइल चीज़ क्या, जिसका भाप ना बने, जैसे आपका चीनी, जैसे आपका नमक, ये सब क्या है नॉन वोलेटाइल चीज़ है, ठीक है। यूरिया, इनको डाल दोगे तो पानी था, पानी में आपने भाप बनना था चीनी डाल दिया, पानी में भाप बनना था उसमें आपने नमक डाल दिया,
तो आप पहले सिर्फ पानी रख के देख लीजिए, वाटर रख के देखिए, उसका वेपर देखिए तो खूब मिलेगा, और उसी चीज़ को दोबारा उसमें चीनी डाल दीजिए और उसमें वेपर देखिए तो कम मिलेगा। तो चीनी वाले में क्या बन गया, सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इसमें एक रिलेशंस है, एक ग्राफ है, उस ग्राफ को पढ़ते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में इन्वर्सली रिलेशंस हैं। तो जो सॉल्यूशंस होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। और देखते हैं ग्राफ के फॉर्म में, एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो ये ग्राफ बनी होगी, ये ग्राफ है। एक तरफ जो है आप टेम्परेचर इधर लेंगे, टेम्परेचर, और टेम्परेचर किस में होगी, केल्विन में, और एक तरफ लेंगे वेपर प्रेशर, ये रहा। तो वेपर प्रेशर होगा तो दो चीज़ पढ़ रहे हैं आप एक पढ़ रहे हैं प्योर के फॉर्म में और एक पढ़ रहे हैं सॉल्यूशंस के फॉर्म में। तो अगर मान लीजिए ये लाइन मैंने बनाया, ये लाइन, तो ये लाइन प्योर फॉर्म में है यानी सॉल्वेंट की होगी, यानी किस चीज़ की है, ये सॉल्वेंट की है। तो सॉल्वेंट में वेपर क्या मिलेगा, ज़्यादा। और अब ये वेपर प्रेशर की लाइन है, तो मान लो मैं ये लाइन बोलता हूँ, ये लाइन आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, यानी यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर प्रेशर से, या इसे कहेंगे 1.013 बार, ये रहा 0.13 बार कह सकते हैं इसको, या 0.13 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये बार के फॉर्म में है। तो ये आपके जो है 0.13 बार हो गया, ये आपका एटमॉस्फेयर है। और ये लाइन कौन सी है, ये जो ग्राफ है आपकी है, ये वेपर प्रेशर्स की। तो इसका वेपर प्रेशर्स ये सॉल्वेंट का फॉर्म में है, और एक किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जब सॉल्यूशन में कोई चीज़ डालेंगे तो वेपर गिर जाएगी। तो ये लाइन जो आपकी आएगी वो प्योर सॉल्वेंट की है, ये आपकी जो है ये प्योर सॉल्वेंट की है, और ये वाली लाइन की सॉल्यूशंस की है, ये आपका सॉल्यूशंस है। और जो सॉल्यूशंस है इसमें क्या मिला हुआ, कौन सा सॉल्यूशन है, नॉन वोलेटाइल्स वाला है, वोलेटाइल सॉल्यूशंस है, यानी इसका मतलब इसमें नॉन वोलेटाइल चीज मिला हुआ है। अच्छा देखते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर चेक करो। मान लो ये सॉल्यूशन रहा होगा, तो ध्यान देना ये सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट वाला है, ये सॉल्यूशन करें सॉल्वेंट वाला है, तो सॉल्वेंट में आप इधर चल रहे हैं इधर चल रहे हैं, यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर खूब बनेगा। अरे पानी ले लीजिए और पानी को रख के उसमें नीचे से आप हीट दे दीजिए, तो हीट बढ़ाएंगे तो वेपर खूब बनेगा। तो ये लाइन क्या है, यहाँ से आप क्या है, जीरो लाइन है, कहाँ बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, ये यहाँ आए, तो इसका मतलब टेम्परेचर यहाँ है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे है। ये कौन सी, ये पॉइंट कौन सी है, एटमॉस्फेरिक की। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर क्या बनेंगे, खूब। ये देखो वेपर खूब बन रहे हैं, और एक कंडीशंस ऐसी आएगी कि इसका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक वाला प्रेशर ये है, ये एक है, बराबर हो गया। तो इस टेम्परेचर को नाप लो, तो ये कौन सा टेम्परेचर होगा, बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर। नहीं समझ में आया, हमें क्या करना है, हमें वेपर प्रेशर बढ़ाएंगे, यानी वेपर खूब बनेगा, और वेपर बनेगा तो इसका प्रेशर बनेगा, और एक कंडीशन आएगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के बराबर हो गई। ये कब होगा, ये देखो, ये वेपर बन रहा था, वेपर बन रहा था, वेपर बन रहा था, खूब बनते जा रहा था, ये आके यहाँ बराबर हो गई। अब देखें इसका टेम्परेचर का लाइन कौन सा है, तो ये लाइन है। तो ये किसका टेम्परेचर है, प्योर फॉर्म में। तो प्योर फॉर्म में क्या बोलेंगे, टीवी नॉट, नॉट का मतलब होता है प्योर फॉर्म में। ये किसका है, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन को आप जानते हैं कि नीचे रहेगा, क्यों नीचे रहेगा, ये लाइन कौन सी है आपकी, वेपर प्रेशर की, तो ये ऊपर है कि नहीं है, और ये लाइन क्या है, नीचे की नहीं, तो नीचे है, इसका मतलब क्या होगा, उसका वेपर कम होगा, इन्वर्सली रिलेशंस। अरे इन्वर्सली रिलेशंस होती है, ये देखो, यानी वेपर प्रेशर कम होगा तो ये सॉल्यूशन नीचे, वेपर प्रेशर दो, इस लाइन में जाओगे तो ये जो है ये बढ़ती जा रही है, और ये यहाँ से स्टार्ट कम है, इनका भी यही होगा। क्या होगा, प्रेशर मान लो धीरे 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 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। तो देखें टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर पे आपने देखा तो इसका टेम्परेचर आपका ये है, ये, तो इसको क्या बोलेंगे, टीबी बोलेंगे। एक टीबी नॉट के प्योर फॉर्म में है, इसको टीबी बोलेंगे। तो टेम्परेचर कुछ बढ़ा कि नहीं बढ़ा, पहले क्या था, ये जब इसमें आपने चीनी मिलाया तो क्या हो गया, बढ़ गया, नहीं बढ़ा क्या। अरे मान लो कुछ रहा होगा तो आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो कितना बढ़ा, अंतर देख ले। तो इसे अंतर क्या बोलेंगे, डेल्टा एलिवेशंस,
इसे बोलते हैं डेल्टा टीबी। ये तो बोलेंगे ये डिफरेंस है, ये नहीं डिफरेंस है, इसी को बोलते हैं, इसे बोलते हैं डेल्टा टीबी। अच्छा ये बताओ ये कब हुआ, ये अंतर डिफरेंस कब हुआ? बी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट और डेल्टा टी का मतलब डिफरेंस। तो डिफरेंस कब हुआ? आपने उसमें नॉन वोलेटाइल डाला, जैसे आपने डाला तो क्या होगा, टेम्परेचर एलिवेट हो गया। नहीं समझ में आ रहे हैं, नॉन वोलेटाइल के डालने से टेम्परेचर एलिवेट हो गया, तो हेडिंग क्या नाम हो गया, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट्स। यानी एलिवेशन हुआ है, यानी कोई चीज बढ़ गया है, तो इसका मतलब है ये क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव है। क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे प्रूव है? क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है सॉल्यूशंस के अंदर जो नॉन वोलेटाइल पड़े हों, नॉन वोलेटाइल जब डालेंगे सोल्यूट को तो वो सॉल्यूशन बनेगा, और उस सॉल्यूशन में जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है उसके नंबर पे डिपेंड करती है। ये डिपेंड नहीं करती कि आपने चीनी डाला कि उसमें आपने नमक डाला, नेचर से मतलब नहीं है, नंबर से मतलब है। तो नंबर से मतलब है, इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है, एलिवेट हो जाती है। तो एकदम सही है। तो डेल्टा टीवी यानी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, इसी को तो क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एलिवेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी को तो ही बोला जाता है, तो डेल्टा टीबी हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी। ये तो डेल्टा टीबी बराबर क्या होगा, ज्यादा कौन है टेम्परेचर, ये टीबी माइनस क्या बोलेंगे, टीवी नॉट। ये आपका डिफरेंस आ गया, डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीवी नॉट। ये हो गया प्योर फॉर्म में टेम्परेचर, और ये है सॉल्यूशंस। ये चीजें आप भी जानते हैं कि डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम के। ये एम क्या है, एम है मोलेलिटी। मोलेलिटी इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। तो देखते हैं कैसे बढ़ेगी। अगर इसको आप हटाते हैं या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसका डिफिनेशन क्या है, इसको डिफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट्स। इसको चेंज कर सकते हो, तो डेल्टा टीवी क्या कहेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट किसमें, प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट कैसा रहेगा, ये सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट किस में हो, 1 kg में हो, ये सॉल्वेंट 1 kg का हो, तो इसे क्या बोलेंगे आपको, इसे बोलेंगे m। तो अल्टीमेटली ये तो नंबर ऑफ मोल ही तो है, इसका मतलब मोल जो है, इसका मतलब मोल किसका है, सोल्यूट का। इसका मतलब सोल्यूट के डालने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से बढ़ जाती है। ये रहा, तो ये चीज़ें तो डिफिनेशन हो गई। मैं ऊपर वाले पार्ट को फिर से लेता हूँ, तो डेल्टा टीवी इसको हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, एक कांस्टेंट होता है जिसे के बी, इसे बोलते हैं स्मॉल एम। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्मॉल एम को बोलते हैं मोलल या बोलते हैं मोलेलिटी। तो ये स्मॉल एम क्या है आपका, मोलेलिटी, ये इसे मोलेलिटी बोलते हैं। और आपका जो है केबी क्या है, एक कांस्टेंट है, इसको आप कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है मोलल एलिवेशंस कांस्टेंट, जैसे बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशंस कांस्टेंट, या इसका एक नाम है इविलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इविलियोस्कोपिक कांस्टेंट स्पेलिंग देख लो, विलियोस्कोपिक कांस्टेंट, AVULLIOSCO, विलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, ये दोनों नाम है, कांस्टेंट होता है तो विलियोस्कोपिक कांस्टेंट है। इस पे क्वेश्चंस आता है, इस साल भी आया था नीट में, तो क्वेश्चंस आता रहता है। बहुत सिंपल तरीका है, समझ में आएगा नहीं, ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया। ये ग्राफ क्या है, देखो
वेपर बढ़ रहा है सॉल्वेंट के, तो सॉल्वेंट में खूब वेपर रहेगा। जब उसमें आप कुछ डाल देंगे ना तो क्या होगा, वेपर गिर जाएगी, लेकिन गिरेगी तब भी तो बढ़ेगी। अरे जब ये प्योर फॉर्म में रहेगा तो वेपर खूब बनेगा, तो ये वेपर खूब बनेगा तो वेपर खूब बनना है, यानी ये लाइन जब आप देखेंगे तो ये आगे बढ़ रही है। इसमें नीचे क्यों है, इसलिए ग्राफ में नीचे है क्योंकि आपका क्या है, वेपर कम हो जाएगा। जब आप उसमें डालेंगे नॉन वोलेटाइल तो वेपर कम हो जाएगी, लेकिन एक जाके उसके बराबर तो करना हो ना। एटमॉस्फेरिक लाइन तो ये है आपकी, कितना लिखा, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो ये रहा। तो इस m को हटाते हैं, अगर इस m को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व कर लो सिंपल तरीके से। कैसे मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, याद करो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट्स। इधर वाला पार्ट किसका था, सोल्यूट का, बराबर होगा किसके, स्मॉल m, ये W किस में हो, ग्राम में हो, अपान क्या कहा था, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, याद आ रहा नहीं आ रहा है, तो ये कितना था 1000, ये रहा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो इस मॉलिक्यूलर वेट है यहाँ पे कैपिटल M मान लेते हैं और एक फार्मूला बन जाएगा। तो अगर आप कहेंगे तो क्या बन के आएगा, M जो है इसको मॉलिक्यूलर वेट बराबर हम यहाँ पे M मान लें, यहाँ M मान लें तो आपके आसान रहेगा, एक फार्मूला बन जाएगा। तो हम इसको M मान लिया, ये मॉलिक्यूलर वेट M, तो ये M इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, छोटा W तो 1000 डिवाइड बाई ये कैपिटल M जो हो जाएगा, और ये बड़ा ये ग्राम में, ध्यान रखिएगा। इसको वहाँ पुट कर देते हैं और ये डेल्टा TV बराबर हो जाएगा KV इंटू स्मॉल m, क्या होएगा 1000 डिवाइड बाई m इंटू W ग्राम में। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। केबी के बारे में लिख लो। ये केबी जो है सबके दिए रहते हैं, वाटर का अलग है, अल्कोहल का अलग है, तो इसका मतलब किस पे डिपेंड करेगी, ये नेचर पे, सबका अलग अलग होता है, ये क्वेश्चंस में दिया रहता है। तो यहाँ लिख लिए केबी, केबी की वैल्यू क्या होगी, वाटर का अलग होगा, अल्कोहल का अलग होगा, बेंजीन का अलग होगा, याद करना नहीं, ये दिया रहता है। तो आप क्या कहेंगे, केबी किस पे डिपेंड करती है जी, किस पे डिपेंड करेगी, नेचर पे। तो नीचे की लाइन लिख लेना, केबी डिपेंड अपॉन नेचर, यानी सबका अलग अलग होगा। चार्ट में एनसीईआरटी में देखिए चार्ट दिया है, इसका चार्ट दिया है, सबका अलग अलग है, वाटर का है, अल्कोहल का है, बेंजीन का है, क्वेश्चन में दिया रहता है, यानी अलग अलग वैल्यू होती है। तो जो अगर तो इसको यूनिट देख लो, यूनिट क्या होगी, ये भी कभी पूछ लेता है, यूनिट के बी का क्या करेंगे, के बी रोक लो तो डेल्टा TB अपान M, ये तो हुआ। तो अगर आप के बी को जब रोक लोगे, के बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा TB अपान M। तो डेल्टा TB किस में लेंगे, केल्विन में, और ये इसका मतलब क्या है, मोल अपान क्या, किलोग्राम, तो किलोग्राम तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कह देंगे केल्विन, तो पहले लिख दें kg इंटू केल्विन, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। नहीं समझ आया, अरे ये क्या लिखा है, ये तो ये मोल का क्या हो जाएगा, मोल, और kg नीचे, तो डेल्टा T अपान M, तो ये M के नीचे क्या लिखोगे, M के नीचे देखो मोल अपान kg, तो kg ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, kg केल्विन मोल इनवर्स, तो यूनिट हो जाएगी। तो इसको नोट कर लीजिए, इस पर क्वेश्चंस कराते हैं, बहुत सिंपल तरीके से, छोटा सा सवाल है, एनसीईआरटी में दिया हुआ सवाल है, तो ये सवाल नोट करिए, आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज की है, इनके बारे में लिख लो, मैं पता चले कि भूल जाओ। ये स्मॉल w क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट का है, जो मिलाए जाते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है उसका है, तो ये छोटा w मान लिया हूँ मैंने इसको, और क्वेश्चन करते हैं। तो लिख लीजिए w के बारे में, तो जो आपका ये छोटा w है, ये क्या है, वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, ये वेट ऑफ सोल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है ये, और ये m क्या है, ये वेट था ग्राम में लेंगे, ध्यान किस में आएगा, ये ग्राम में रहेगा, वेट जो है ये ग्राम में होगी, और m क्या है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट होगा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, और W क्या होगा, ये किसका है,
सॉल्वेंट का है, वेट ऑफ सॉल्वेंट्स ग्राम में रहेगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये किस में रहेगा, ये भी ग्राम में रहेगा। तो क्वेश्चन नोट करो, इसको मिटा देता हूँ। तो एनसीईआरटी में देखो एग्जाम्पलर दिया है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 2.7 वाला, और ये क्वेश्चन आ चुका था, तो उसको सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल क्या है मैं बोल देता हूँ। लिखा हुआ है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन, क्वेश्चन ये है, एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल जो है 2.7 का है ये, तो कह रहा 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज dissolve in 1 kilogram of water, dissolve in 1 kilogram of water in a स्पेलिंग देख लेना, in a saucepan at what temperature, at what temperature will water boil, will water boil at 1.013 बार। KB फॉर वाटर इज, KB वाटर दिया है, वाटर का दिया है, KB फॉर वाटर ये आपका गिवन है, कितना है ये दिया है 0.2 kg मोल इनवर्स, ये आपका दिया है। सिंपल तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जो दिया है वो नोट करते रहिए, तुरंत आंसर आएगा। क्या क्या दिया है, इतना ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो ये नॉन वोलेटाइल ग्लूकोज ही, तो अभी मान लो कि चीनी मिलाते हो तो ग्लूकोज, तो इसका छोटा W कितना दिया 18 ग्राम, तो इसी यही नॉन वोलेटाइल है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए, यानी M कितना हो जाएगा, C6H12O6 कितना होता है 180, तो 180 हो जाएगा, इसको निकाल सकते हो ग्लूकोज का, C6H12O6 आराम से, इसका होता है 12, तो 12 × 6 प्लस 12 प्लस क्या करोगे 16 × 6, तो टोटल कितना आएगा 180 के, तो 180 हो जाएगा। कितने में डिवाइड कर रहे हैं 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, ध्यान दीजिएगा, तो जो आप 1 किलोग्राम कह रहे हैं तो ये बड़ा W है, तो 1 किलोग्राम मतलब कितना ग्राम 1000 ग्राम, क्यों, क्योंकि मैंने फार्मूले में ग्राम लिखा है W का आगे, तो जो किलोग्राम दिया है तो उसे ग्राम में चेंज करेंगे, ग्राम में पहले से दिया तो कुछ नहीं चेंज करेंगे। ये रहा, कितने बॉयल हो रहा है ये आपका जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, डिफिनीशन ही है कि वेपर बनेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होगा, तो जो उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट्स। तो KB दिया आपका, वाटर का दिया है 52, बस। तो आपको कह रहा है कि जो है वाट टेम्परेचर, तो वाट टेम्परेचर इसका क्या पूछा है विल बॉयल, यानी इसका मतलब कितना टेम्परेचर बढ़ा है, तो देख लो, तो फार्मूला क्या होगा डेल्टा TV इक्वल टू KB इंटू स्मॉल m, तो स्मॉल m को चेंज कर दो, तो कैसे चेंज किए, छोटा W 1000 डिवाइड बाई क्या कैपिटल M बड़ा W, बस इस पे रख दीजिए। तो ये KB वैल्यू कितना है 0.52, ये कितना दिया है 18, ये कितना, ये पहले से फार्मूले में 1000 डिवाइड बाई ये कितना होगा 180, और ये कितना दिया है 1000, बहुत सिंपल है, इसको आपने काट दिया, इसको हटा दिया, तो कितना आ गया 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 पॉइंट और बढ़ जाएगा, तो 52 हो जाएगी, यानी ये तो डेल्टा TV आया है। तुमसे पूछा क्या है, ये कह रहा आपको बताइए कि कितना टेम्परेचर, तो ये तो डिफरेंस है ना,
नहीं समझ में आ रहे हैं? अभी तो पता है ना डेल्टा टी बी क्या है, एलिवेशन से। तो एलिवेशन में क्या क्या फार्मूला था, टी बी माइनस टी बी नॉट। नहीं समझ में आ रहे हैं? ये टी बी किसका है, सॉल्वेंट का, ये किसका है, सॉल्यूशंस। तो जब आप ग्लूकोज मिलाएंगे तो कितना बढ़ा ये देखना है। तो ये कितना है, ये आपका है 0.052, ये आपको पता करना है। और ये वाटर का तो आपको पता होता है कितना होता है, 100 सेंटीग्रेड है, तो इसको केल्विन में लेना है क्योंकि आपका किस में आया है, ये केल्विन में। तो कितना केल्विन होगा, 273। और अगर एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे एनसीईआरटी में तो कितना होता है, 273 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 373.15। तो कितना होता है इसका, 15 केल्विन। अरे वाटर जो है 100 सेंटीग्रेड, उसमें कितना जोड़ना होगा, 273.115। तो कितना हो जाएगा, 373। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ। तो ये टीबी जो होगा इसको इधर लाएंगे तो जुड़ जाएगा, ये तो जुड़ेगा तो क्या होगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो टीवी इक्वल टू हो जाएगी आपका 373 इतना केल्विन, और ये भी केल्विन है तो 0.052 केल्विन। तो थोड़ा सा तो चेंजिंग होगा ही होगा, नहीं होगा? जोड़ दीजिए तो पॉइंट तो यहाँ आएगा, तो 73 तो ये रहेगा, और यहाँ पे आप लगाएंगे 0.052 तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यही तो होगा। तो ये कितना हो गया, ये आपका केल्विन हो गया। ठीक है, 3 है, 1 मिनट, ये इसको सही कर लो, 373 ये हो गया, 373 पॉइंट है, हाँ 202, ये 202 ये हो गया। ठीक है, तो आप कितना इंक्रीज हुआ, वाटर कितना था 373.15। ठीक है, इसमें इतना आपने ऐड कर दिया, इतना तो इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो थोड़ा तो इंक्रीज होगा। तो अभी क्या नॉन वोलेटाइल जब सोल्यूट डालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो प्रूफ से तो ही बढ़ गया। ये देखो 373 पॉइंट से कितना हो गया, कुछ नहीं बढ़ा है क्या, थोड़ा तो बढ़ेगा, यानी वेपर प्रेशर, वेपर गिरा होगा, अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ी होगी। दूसरा क्वेश्चन लो, दूसरा एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। ये भी एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। टू 2.8 है ये स्टूडेंट। ये दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जो है एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर है 2.8। सिंपल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पे, और इसी पे जो है क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज। तो बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये दिया है, कह रहा व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वाज डिसॉल्व in 90 gram of benzene, the boiling point is rise to 354.11 kelvins. Calculate molar mass of solute. आपकी क्या पता करना है, मोलर मास, ये सोल्यूट, और एक के भी दिया है। तो जो जो दिया है नोट करो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन है, इसका मतलब बेंजीन किस फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन जो हो जाएगी टीवी, तो ये टीवी नॉट हो गया। तो ये दिया है 353 इतना केल्विन्स। कह रहा है इतना ग्राम, जब आप डालेंगे तो नॉन वोलेटाइल है, यानी छोटा डब्लू है, कितना है 1 इतना ग्राम, ये दिया है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिजॉल्व इन इतना ग्राम, यानी डब्लू दिया है। सॉल्वेंट वाला 90 ग्राम, ये दिया है। आप बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन है। द बॉइलिंग पॉइंट इज राइस। अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई तो बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सॉल्यूशंस का होगा। राइज हुई है ना, तो सॉल्यूशन कितना हो गया 35411 केल्विन। ये इसका आपका जो दिया है वो के भी दिया ही रहता है, क्योंकि सबका अलग अलग होता है। के किलोग्राम मोल इनवर्स ये दिया है सिंपल तरीके से। तो क्या करें, इसका डिफरेंस निकाल लें। हमारे फार्मूले में डेल्टा टीवी है ना, तो टीवी निकाल लो। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होगा,
टी बी माइनस टी बी नॉट, अभी बताएं, तो टी बी माइनस टी बी नॉट, तो टी बी कितना है आपका 354.11 माइनस 353.23, इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। ठीक है, तो जब इसका डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा 0.88 के आसपास, इतना केल्विन हो गया। इसमें से इस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, इतना आ गया। हमारे पास फार्मूला है, क्या फार्मूला है आप सबको पता है कि डेल्टा टी वी इजकल टू के वी, ये डेल्टा टी वी इजकल टू के वी, और ये स्मॉल एम इंटू स्मॉल एम यानी मोलरिटी, तो मोलरिटी को चेंज कर लेना। तो कैसे चेंज किए थे, अभी आपको दिखाया था, छोटा W इंटू 1000 डिवाइड बाई बड़ा W इंटू ये रख दीजिए, क्योंकि हमको जो पता करना है वो हमें निकालना है आपकी M। तो डेल्टा टी वैल्यू अब क्या गई, कितना आई 0.88, ये हो गया। के भी हमारा दिया है, कितना दिया है 2.53, ये आपका दिया है 1.80 1000 डिवाइड बाई ये दिया है 90 ग्राम, इसका आपको M निकालना है। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं, M को इधर भेज दो, इसको इधर कर लो, सॉल्व कर लो। तो जो इसको इधर लेके आएंगे M, तो ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, ये M यहाँ ले लेते हैं, इसको नीचे भेज देते हैं। तो 2.53 इंटू 1.80 इंटू 1000 डिवाइड बाई 90 इंटू 0.88, ये सॉल्व करेंगे तो ये M की वैल्यू आएगी। और ये M क्या है, मोलर मास। मोलर मास किसका है, ये आपका मोलर मास है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का है। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का आप डिवाइड करिए तो नियर अबाउट ये है 57.5 यानी 58 के आसपास आएगी। तो ये M आएगा 58। तो जब 58 आपका आएगा, सॉल्व करिएगा, ये डिवाइड करिएगा इससे, वैल्यू पूरा मल्टीप्लाई करके इसको नीचे से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आएगा ये। अगर ये आता है तो इसको आप क्या बोलेंगे, कहेंगे मोलर मास ऑफ दिस सोल्यूट है, इतना ग्राम पर मोल। तो ये जो मोलर मास है इतना ग्राम पर मोल में है, कहेंगे मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इक्वल टू 58 ग्राम पर मोल। यही आपसे पूछा था, आपका आ गया। आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको, बहुत सिंपल तरीका है, कुछ इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। ठीक है, कभी कभी जो है आपके एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया है, ऐसे जो ये रेयर है, बहुत कम ही होता है, हमेशा केबी दिया रहेगा। देखो ये केबी दिया है, जब भी केबी दिया रहेगा, लेकिन कभी कभी अगर आपको केबी निकालना पड़ जाए तो ये बहुत रेयर है। तो एक लाइन लिखो, इफ़ केबी इज़ नॉट गिवन, या कहेंगे कैलकुलेट फॉर केबी, केबी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एनसीईआरटी में भी एक इसका फार्मूला दिया है, फार्मूला देख लीजिए, लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत कम आता है, हमेशा केबी दिया ही रहता है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर केबी ना दिया तो कैसे कैलकुलेट करें, तो क्या लिखेंगे आप, लिखिए इफ़ केबी इज़ नॉट गिवन, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इफ़ केबी, केबी के लिए है इज़ नॉट गिवन, ना दिया हो, नहीं दिया हो, ये हमेशा दिया रहता है, ये बहुत कम है, रेयर है कि ऐसा कुछ पूछे। तो आपका एक फार्मूला है एनसीईआरटी में, के वी इक्वल टू लिख लीजिए R इंटू एम इंटू टी वी नॉट स्क्वायर अपान, ठीक है, 100, ये भी स्क्वायर है, 100 इंटू, एनसीईआरटी के फार्मूले हैं, बहुत कम दिया जाता है, 1000 इंटू हीट ऑफ वेपराइजेशन। एनसीईआरटी में जाइएगा तो ये फार्मूला आपको मिलेगा। जब दोनों चीज़ पढ़ा लेंगे, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है और डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ाएंगे, तो ये फार्मूले आपको वहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो इस फार्मूले को आप यूज कर सकते हैं आराम से, जो है कोई घबराने वाली बात नहीं। ये स्क्वायर नहीं रहेगा, ये सिर्फ टी वी स्क्वायर है, ये R इंटू एम इंटू टी वी नॉट स्क्वायर ऑन 1000 इंटू हीट ऑफ वेपराइजेशन। इससे तो इस फार्मूले को बहुत ज़्यादा कोई यूज होता नहीं है, जिनके बारे में लिख लीजिए क्या क्या है। R जानते हैं, R क्या है, R क्या होगा,
ये गैस कांस्टेंट है, सबको पता है, तो कहेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो लिखिए गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू जो होती है, या तो फिर आप इसको जूल में लीजिए या इसकी वैल्यू किस में लीजिए, कैलोरी में। तो लिख लो, दो वैल्यू होती है इसकी, आप अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अगर जूल में लेते हो तो 8.314 जूल में ली जाती है अपान मोल इंटू कैल्विन्स, या कभी कभी इसको कैलोरी में तो कितना लेते हैं, 2 कैलोरी होती है, तो लिख लीजिए 2 कैलोरी अपान मोल कैल्विन्स। तो वो डिपेंड करता है ये कौन सी लेंगे, ये यूज करें, जूल में निकालना है तो ये वैल्यू रखेंगे आर की, कैलोरी में रखा है तो ये वैल्यू रखेंगे आपको, ठीक है। एम लिख लो, एम क्या है, मोलर मास आया आप सॉल्वेंट की, किसकी है ये एम, मोलर, तो कहेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये टीवी नॉट लिख लो, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, नॉट है इसका मतलब किसका होगा, सॉल्वेंट का, तो कहेंगे टीवी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट की, यानी प्योर फॉर्म की है। ये क्या है, ये है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, तो लिख लो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपको, कभी भी इसको जो है ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बस आप एक जानने के लिए कि R इंटू एम इंटू टी वी नॉट स्क्वायर पर 1000 इंटू वेपराइजेशन, ये एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के नीचे एक लाइन लिख सकते हो कि कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ये रहा वेपराइजेशंस, इसे कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशंस इनटू एम। ये लेटेंट हीट दिया रहेगा और उस चीज़ का मोलर मास दिया रहेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशंस आएगा, और इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख सकते हैं। लेटेंट हीट दिया रहेगा, जैसे वाटर का लेटेंट हीट 540, तो आपने 540 रख लिया, उसके बाद वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18 से मल्टीप्लाई, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, उठा के उसको वहाँ पे पुट कर दीजिएगा, ये सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगी। तो ये इस पर ज़्यादा बहुत कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चंस जो केवी होता है हमेशा दिया रहता है, लेकिन एनसीईआरटी में फार्मूला है, तो आप जानते हैं कि जितने क्वेश्चंस 20 में हैं, 18 में हैं या 19 में हैं, सब एनसीईआरटी से आते हैं, तो उठा के क्वेश्चन रख दी जाती है। तो आगे चलते हैं, अगला कॉलिगेटिव पढ़ते हैं, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दूसरा पढ़ते हैं, तो हेडिंग लिख लो, डिप्रेशंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स। आपकी एलिवेशन, इससे पहले ये ख़त्म किया एलिवेशंस, अब जो बताएंगे आपको वो है डिप्रेशंस। तो आगे आते हैं, चलते हैं, तो हेडिंग लिखिए, डिप्रेशंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स। तो पहली बात तो डिप्रेशंस का मतलब क्या, कोई चीज़ कम, एलिवेशंस का मतलब कोई चीज़ क्या हो, बढ़ जाए, डिप्रेशन का मतलब क्या हो, कम हो जाए। अक्सर लोग डिप्रेस हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, ऐसा कुछ जो है डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो डिप्रेशन के साथ साथ जो है फ्रीजिंग पॉइंट पता होना चाहिए। तो कभी भी कोई आप जो है सोलूट लेते हैं या प्योर सॉल्वेंट, कोई प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, उसमें आप नॉन वोलेटाइल सोलूट डाल लेते हैं, तो उसका वेपर गिर जाता था, तो प्रेशर गिर जाता था, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होती, बढ़ जाती थी। लेकिन अब जो है ये रिलेशन जो पढ़ाया था आपका, ये रिलेशंस बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेपर प्रेशर की, तो फ्रीजिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेपर प्रेशर्स के। तो ये चीज़ जानते हैं, कभी भी
ये चल ही रहा है आपका कि कोई नॉन वोलेटाइल, आप देख ही रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, किसमें ऐड कर रहे हैं, सॉल्वेंट के अंदर। तो क्या बनता था, सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशंस जब बनता है तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। वेपर कम होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाती थी, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगी। और जब वेपर प्रेशर डिक्रीज होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगी, जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी तो फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वेपर प्रेशर गिरा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगी। तो ये रिलेशंस आपको पता होना चाहिए। तो डिफिनीशन लिख लो, हेडिंग लिखो, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट्स। फिर इसको समझाता हूँ। तो डिप्रेशंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो हेडिंग लिख लिया फ्रीजिंग पॉइंट्स। फ्रीजिंग पॉइंट्स, फ्रीज समझते हो ना, कोई लिक्विड क्या बन जाए, यानी कोई लिक्विड क्या बन जाए, सॉलिड्स। तो अगर लिक्विड होगी तो उसका वेपर बनेगा, और जो सॉलिड होगा उसका वेपर नहीं बनेगा क्या। जैसे वाटर है तो वाटर अगर रखा हुआ है तो उसका वेपर बनेगा, धीरे धीरे वेपर बनता रहेगा, भाप बनते उड़ते रहेंगे। लेकिन अगर वो वही वाटर का अगर सॉलिड बन जाए, आइस बन जाए, तो आइस में वेपर नहीं बनेगा, बनेगा। आपने सुना है कोई सॉलिड डायरेक्ट लिक्विड वेपर में चली जाती है, गैस में चली जाती है, देखा होगा कोई ऐसे सॉलिड चीज़ होता है डायरेक्ट गैस में हो जाती है। हाँ, वेपर कम बनता है। तो सॉलिड में भी वेपर बनते हैं लेकिन कम बनते हैं, लिक्विड वेपर ज़्यादा बनते हैं। तो डिफिनीशन लिखो, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच, इट इज़ द टेम्परेचर at which vapor pressures of liquid state become equal to solid states. Vapor pressures of liquid states become equal to vapor pressure of solid state. Vapor pressures of solid states. ये वेपर प्रेशर्स जो लिक्विड का है वो वेपर प्रेशर्स सॉलिड स्टेट में इक्वल हो जाए तो उसे बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट्स। अब वाटर है तो वाटर का भी वेपर बनेगा, और वाटर का वेपर बनेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स में बराबर हो जाएगा, तो उस टाइम के टेम्परेचर क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर ये लिक्विड है तो लिक्विड जो है धीरे धीरे क्या किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड के अंदर, यानी आइस बन गया। तो जो लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर्स है और जो ये आइस बना है इस स्टेट में अगर वेपर प्रेशर्स बराबर हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट्स। कैसे, डायग्राम समझाते हैं, डायग्राम से देखो। अच्छा, ये तो आपको पता होगा ना कि जो कोई सॉलिड होता है, अब आपके दिमाग में अगर चल रहा होगा पत्थर ले लो, तो पत्थर तो सॉलिड होता तो लिक्विड स्टेट में कहाँ होता है वो, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ चलती रहती है। लकड़ी ले लो, सॉलिड है, तो कोई लिक्विड्स है, उस लिक्विड को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया है, सॉलिड के अंदर। यानी आप वाटर था किस में कन्वर्ट कर दिया है, आइस बना दिया है। तो ये लिक्विड का वेपर प्रेशर्स, ये सॉलिड होता है, इसका भी वेपर बनेगा। हाँ, बस ये है कि लिक्विड में ज़्यादा बनेगा, सॉलिड में कम बनेगा। तो ये चीज़ें आपको ग्राफ से समझाता हूँ। ग्राफ पे आओ, सेम चीज़ें वही। ये टेम्परेचर होगा, केल्विन में होगी, और ये वेपर प्रेशर्स होगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर्स का ग्राफ है। अगर आप देखते हैं, अभी मैंने ग्राफ बताया कि मान लो ये जो है किसका है, सॉल्वेंट का है प्योर फॉर्म में, वेपर वाला, और ये जो है आपका सॉल्यूशंस का है जिसमें क्या बना था, नॉन वोलेटाइल
सोल्यूट मिला था, नॉन वोलेटाइल आपका सोल्यूट मिला था। अभी आप ये ग्राफ देख चुके हैं, बताया था इस चीज़ को लेकर, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बताओ, सॉलिड का भी तो कुछ वेपर होगा कि नहीं होगा? तो सॉलिड का मान लो ये है, ये कुछ वेपर बना। अगर हम जो है इस वाले के लाइन को यहाँ पे मिलाते हैं तो ये लिक्विड सॉल्वेंट की स्टेट में था। किस स्टेट में था? ये लिक्विड वाला है, और ये क्या कौन सा वाला है? सॉलिड वाला है। तो ये तो सॉल्वेंट का था, और इसको जब आगे बढ़ाओगे ये वाले को, तो ये किसका था? सॉल्यूशन का था। लेकिन देखते हैं, इनको टच करते हैं। ये कौन सा लाइन है आपका? टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर चेक करते हैं कि ये वाला जो है सॉल्वेंट का है, ये तो आपका सॉलिड वाला है, सॉलिड वाला है। एक प्योर फॉर्म में है, एक प्योर फॉर्म में है आपका, और एक सॉल्यूशन। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे आपने जो है सिर्फ प्योर फॉर्म में लिया, बेंजीन है, प्योर फॉर्म में आपने जो है वाटर लिया, तो उसका वेपर प्रेशर बना। तो अगर वाटर को अगर आप फ्रीज कराओगे तो धीरे 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 सॉलिड बन जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा? बर्फ़ बन गया। अगर वाटर में आपने क्या डाला? जो पानी था, पानी को आपने फ्रीज कराया तो उसका सॉलिड बन गया। तो वाटर का अपना वेपर प्रेशर होगा, सॉलिड का अपना होगा। डिफिनीशन क्या है? इस लिक्विड वाला का स्टेट का वेपर प्रेशर इस सॉलिड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए तो उसे बोलेंगे फ्रीजिंग। तो ये सॉल्यूशन भी तो बना है, उसमें क्या डाला? अब नॉन वोलेटाइल, यानी मान लो आपने उसमें शुगर डाल दिया, चीनी डाल दिया, तो इसका भी क्या होगा? इसका जो है एक सॉलिड स्टेट बनेगा। तो इसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन वाला और सॉलिड वाले के क्या हो जाए? बिकम इक्वल। तो एक बार प्योर फॉर्म में इक्वल होगा और एक बार सॉल्यूशन के फॉर्म में इक्वल होगा। तो ये वाला लाइन किसकी लाइन थी? ये वाली प्योर फॉर्म में वाटर है। मान लो इसमें क्या पड़ा है? चीनी। तो ये लाइन है। तो देखो ये वाला लाइन था, ध्यान देना। तो ये लाइन आया, ये आया, ये वेपर आया, ये यहाँ से क्या हो गया? टच कर गया। यानी ये पॉइंट कौन सी होगी? सॉलिड स्टेट वाली, यानी सॉलिड बन गया। यानी वेपर प्रेशर क्या हो गया? इक्वल। नहीं समझ पा रहे हैं? इसका वेपर प्रेशर और इसका यही तो होगा। तो इसको चेक करते हैं कि ये जो टेम्परेचर है ये किसका है? ये वाला। तो ये किस फॉर्म का है? प्योर फॉर्म का। तो यहाँ तो हम कहेंगे T, लेकिन हम यहाँ कहेंगे F, क्योंकि पढ़ क्या रहे? फ्रीजिंग। तो किस फॉर्म में है? प्योर फॉर्म में। और जब इसको और नीचे लाया तो और अब आके टच किया, यानी यहाँ बराबर हो गए। तो यहाँ पे चेक किया कौन सा टेम्परेचर है? तो ये किसका है? TF है, लेकिन किसका है? सॉल्यूशंस का। तो सॉल्यूशन जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जब मिलाते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होती जाती है, तब जाके फ्रीज होता है, यानी टेम्परेचर कम हो जाती है। तो एक्सपेरिमेंट हो गया यार, नॉन वोलेटाइल डाला, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गई। तो कम को क्या बोलोगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन हो गई, कम हो गई। अभी आप देख रहे थे, एलिवेशन बढ़ा रहे थे, तो उसमें बढ़ रही थी। तो देखो जैसे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मैंने मिलाया, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गई। तो एक तो एक्सपेरिमेंट हो गया। तो क्या कहेंगे? ये एक्सपेरिमेंटल है। तो कितना कम हुआ? ये इसका आपका डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे आप? इस डिफरेंस को आप बोलेंगे डेल्टा TF। ये कौन सी वैल्यू हो गई? एक्सपेरिमेंटल। तो डेल्टा TF इक्वल टू बड़ी वैल्यू कौन है? ये वाली टेम्परेचर। तो आपकी किस फॉर्म में होगा? प्योर फॉर्म में। तो बड़ी, अरे टेम्परेचर ये है, ये तो और अंदर आई है, तो यानी प्योर फॉर्म वाला। तो क्या बोलेंगे? TF नॉट माइनस TF। तो ये किसका है? सॉल्वेंट का। ये किसका है? सॉल्यूशंस का। ये आपका जो है डिफरेंस पता चल गया। फॉर एक्सपेरिमेंटली अगर ऐसा हुआ है तो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट? ऐसा क्यों हुआ? आपने उसमें क्या मिलाया है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गई, डिप्रेशन हो गया। तो देखो ये हो जाएगा डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? M के। और M क्या है? मोलेलिटी।
मोलिलिटी का मतलब मोल अपान मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मिलाने से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गई, डिप्रेशन हो गया। तो इसको हटाएंगे तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू या एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम होगा के एफ, इसको बोलेंगे स्मॉल एम। ये एक्सपेरिमेंट से आया है कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मिलाने से जब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाती है। तो एक प्रूव हो गया। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ये भी है। क्यों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है? कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में पड़े हुए सोल्यूट के नंबर पे डिपेंड करती है, उसके नेचर पे नहीं। तो के भी ये के एफ लिख लीजिए, के एफ का नाम है, जैसे वहां था क्या नाम था, वहां का नाम था मोलर एलिवेशंस कांस्टेंट, तो यहां क्या हो जाएगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, तो इसे कहेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट। इसको कह सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ये भी कह सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसका तीसरा नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इस पे लिख लो CRYO, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। स्पेलिंग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये 3 नाम है। आगे चलते हैं, इसका भी यूनिट वही होगा, तो यूनिट कर लेते हैं KF का यूनिट। तो फिर वही क्या कहेंगे, KF क्या होगा डेल्टा टी अपान एम, तो डेल्टा टी अपान एम क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ अपान एम, तो इसको क्या बोलते हैं केल्विन्स, और ये क्या होगा मोल अपान, इसको मोल अपान क्या कहोगे किलोग्राम, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा K इंटू किलोग्राम इंटू मोल इनवर्स। ये भी अलग अलग वैल्यू होगी इसकी, यानी वाटर का अलग है, बेंजीन का अलग है, ईथर का अलग है, ठीक है, एल्कोहल का अलग है। तो इसका मतलब किस पे डिपेंड करेगा, नेचर पे। तो कहेंगे ये जो है KF लिख लो, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट्स, KF डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी अलग अलग वैल्यू होगी इसकी, अलग अलग सॉल्वेंट की अलग अलग वैल्यू होगी। ये हो गया आपका, ठीक है। तो इस पे जो है इसको सॉल्व करते हैं, इस m को फिर चेंज करते हैं, अभी जैसे चेंज किया था वैसे चेंज कर लें, फिर इस पे क्वेश्चंस कराते हैं। नोट कर लिया होगा, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो। इसको चेंज करते हैं। m को क्या पढ़ाया था, यही वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट्स। m ये किसका था, सोल्यूट वाला पार्ट, इक्वल टू क्या होगा स्मॉल m, ये W होगा, किस में होगा ग्राम अपान 1000। इसको वहाँ पे रख दीजिए, उसी फार्मूले पे आप इसको पुट कर दीजिए। तो जब इस पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, m इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 1000, ठीक है, अपान कैपिटल M कैपिटल W ग्राम के अंदर। इसको सॉल्व करते हैं, इसके अंदर रखते हैं, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू छोटा w इंटू 1000 डिवाइड बाई कैपिटल M कैपिटल W ग्राम। ये इसके बारे में आप सबके बारे में लिख लीजिए, फिर क्वेश्चंस करते हैं। ये जान चुके हैं, ये भी ये सब पता है, ये खाली होना चाहिए। W क्या होगा, किसका है ये, वेट यानी ग्राम में होगा, वेट ग्राम किसका है, ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का ये ग्राम में वेट होगा। M किसका है, मोलर मास, मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट का है, जो ये जो है सॉल्वेंट का है। ग्राम कहेंगे वेट ऑफ, वेट किस में होगा ग्राम में, किसका है, ऑफ सॉल्वेंट का।
ये रहा। इस पर क्वेश्चंस करते हैं। एनसीईआरटी पे आओ, एनसीईआरटी बुक पे आते हैं, तो क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट्स ये दूसरा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है, एग्जाम्पल का है 2.9 का है। एग्जाम्पलर अलग है, एग्जाम्पल अलग है। यानी जब बुक खोलेंगे तो बुक में एग्जाम्पल दिए हैं, इंटेक्स का क्वेश्चन दिए हैं और पीछे एक्सरसाइज दिए हैं। आपको सब कुछ पढ़ना है क्योंकि नीट में सब कुछ हो जाता है। ये क्वेश्चन है 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल्स C2H6O2 is mixed with 600 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट। ए है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशंस। ए में जो है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशंस कम कितना हुआ। दूसरा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दी सॉल्यूशंस। दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है। जो जो चीज़ दिया है उसे नोट कर लीजिए। करते हैं। कितना दिया है वेट्स इथाइलिन ग्लाइकॉल का 45 ग्राम ये दिया है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा m। तो आप ये है C2H6O2, इसको निकाल सकते हैं। 12 दूना 24 प्लस 6 प्लस 32 तो कितना आएगा 62 आ गया। यहाँ तक पता हो गया। मिक्स्ड विथ इतना ग्राम ऑफ वाटर, यानी ये बड़ा W दिया है 600 ग्राम। ग्राम में दिया है कोई दिक्कत नहीं, ये आपको हो गया। तो आपके पास जो फार्मूला उस पर रख दो। तो मेरे पास फार्मूला है डेल्टा TF इजकल टू KF इंटू छोटा W टू 1000 डिवाइड बाई बड़ा W इंटू ये। हमें डिप्रेशन, तो डिप्रेशन का डिफिनीशन ही है। डेल्टा TF क्या है, एक डिप्रेशन ही है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। KF किसका है, वाटर का। दिया रहता है, नहीं दिया रहेगा तो एग्जाम में दिया ही रहेगा, आपको वहाँ निकालना नहीं रहता है, ठीक है। तो लिख लो कहीं KF वाटर का कितना होता है 1.86, ये दिया रहेगा हमेशा। KF किसका है, वाटर का 1.86 किलोग्राम केल्विन मोल इनवर्स, ये दिया रहेगा किलोग्राम केल्विन मोल इनवर्स। तो ये हो गया 1.86 इंटू ये 45 टू 1000 डिवाइड बाई 600 इंटू 62। ये सॉल्व करिएगा, इसका डेल्टा TF आ जाएगा, ठीक है। छोटा सा है, इसे डिवाइड कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों करके डिवाइड कर लो, वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करो, 2.2 के आसपास आ जाएगा। सॉल्व करो, देखो कितना आएगा 2.2 केल्विन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और साथ में 10 है और डिवाइड करना होगा 6 इंटू 62, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये आपका आ गया फर्स्ट, लेकिन अभी आपसे पूछ रहा है कि आप V बताइए। तो अभी तो आपका A वाला आया है, ये A हो गई। अभी हमें क्या निकालना है, B वाला पार्ट्स। तो B पार्ट कुछ नहीं करना है, दोनों का डिफरेंस बताया था, डेल्टा TF इक्वल टू डेल्टा TF नॉट, याद करना, अभी पढ़ा के आया हूँ। ये TF नॉट माइनस TF ये है, तो ये आपका दिया है 2.2 TF। कह रहा है कि जो है आपको ये जो है वाटर का है, ये कितना है नॉट, किसका है वाटर। तो वाटर का कितना होता है, कितना होता है फ्रीजिंग पॉइंट 0। तो 0 में कितना जोड़ोगे 273.15 एग्जैक्ट वैल्यू है। तो यहाँ पे आपने ये तो 0 सेंटीग्रेड में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 273.15, इतना केल्विन हो गया। ये भी तुम्हारा किस में आया, केल्विन में, ये भी केल्विन, ये भी केल्विन, और माइनस TF। ये TF किसका है, किसका है सोल्यूशन। तो सोल्यूशन तो आपसे पूछ रहा है, ये सॉल्वेंट का है, ये सोल्यूशन का है, तो यही पूछना है। तो इसको इधर ले, इसको इधर कर दो। तो डेल्टा TF ये मान सॉरी TF इक्वल टू कितना होगा 273.15 माइनस 2.2, तो कितना हो जाएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो 2.2, ये 2.2 घटाइए तो कितना आएगा 5, ये रहेगा, और ये हो जाएगा 10 11 में से 2 9, और ये कितना हो जाएगा 0, और ये तो आपका ये हो जाएगा
270.95 किसमें, केल्विन में। अरे इसको सब्सट्रेट कर लेंगे, मैंने नीचे रख दिया था ये, तो ये TF। ये किसका है, सॉल्यूशंस का। कम हुआ कि नहीं, कम हो गया। कितना था, वाटर का 273.5 में से कम हुआ है, तो डिप्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, देखो कम हुआ है। तो आपका ये प्रूव हो गया कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को अगर आप डालते हैं सॉल्यूशन में तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाती है। कम हो गया। ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया इसका। क्वेश्चन और नोट करो, एग्जाम्पल एनसीईआरटी का ही है और 2.9 है तो 2.10 का है, उसको भी कराता हूँ। तो स्टूडेंट ये दूसरा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जो है 2.10 है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं पहले क्यों कराता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी ही आता है तो एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। ये है, कह रहा है 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन्स, lowered the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin. The freezing point depression constant of benzene is 5.12 Kelvin kilogram mole inverse. Find the molar mass of solutes. एक एक चीज़ को पढ़िए, नोट करिए, फिर आंसर आ जाएगा। ये देखो, ये क्या दिया है, छोटा W दिया है, यानी 1 ग्राम दिया है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स हैं, कितना ग्राम में, बेंजीन, तो बेंजीन मिलाया गया होगा, तो बेंजीन आपका सॉल्वेंट हो गया, कितना ग्राम, 50 ग्राम। फ्रीजिंग पॉइंट कह रहा है यहाँ से, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये है, यानी डिप्रेशंस है, ठीक है। जब कोई लोअर हो तो उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशंस। तो ये डिप्रेशंस है आपका, तो डिप्रेशन को क्या बोलेंगे, डेल्टा TF। लोअर का मतलब कम होना, कितना कम हुआ, 0.4 केल्विन। फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन दिया रहता, मैंने आपसे बोला था ये हमेशा दिया रहता है, नहीं दिया है तो आपको देगा, ये निकालना नहीं होगा। 5.12 kg किलोग्राम मोल इनवर्स। मोलर मास पूछा है, यानी कैपिटल M पूछा है, रख दीजिए, फार्मूले पे आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा फार्मूला है, उस पर रख दीजिए। डेल्टा TF इजकल टू क्या कहेंगे, KF छोटा W इंटू 1000 डिवाइड बाई बड़ा W इंटू कैपिटल M। कैपिटल M निकालना है, इसको धर ले आइए। तो कैपिटल M इजकल टू KF इंटू छोटा W टू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा TF इंटू, सॉल्व कर लीजिए। M निकालना है, KF दिया है 5.12, छोटा W 1 ग्राम, 1000 डिवाइड बाई डेल्टा TF ये है 0.40 इंटू W 50, तो ये आपका M आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 5 दूनी 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और 0.4 से डिवाइड कर लीजिए, करके देखिए, करीब करीब 256 के आसपास आएगा। तो ये 256 क्या हो गया, M, तो क्या बोलेंगे, मोलर मास ऑफ सोल्यूट किस में होगा, ग्राम पर मोल में। लिख लीजिए मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट यही है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट 256 ग्राम पर मोल। ठीक है, एक पॉइंट रह गया है, उसको लिख देता हूँ, नोट कर लीजिए। तो ये एलिवेशंस, स्टूडेंट अगर जो है KF की वैल्यू हमेशा दी रहती है, ये बहुत रेयर केस में कि ना दिया हो, तो आप इस फार्मूले से इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक जो सवाल आया है बहुत कम, ना के बराबर, मतलब KF हमेशा दिया रहता है, आपको सिर्फ सिंपली फार्मूले को यूज करके दिया जाता है। अगर नहीं दिया है तो KF इजकल टू R इंटू M इंटू TF नाट, TF नाट जो है ये स्क्वायर में होगा,
TF नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू हीट ऑफ इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन्स, इसको डेल्टा FUS कहते हैं। क्या क्या है आपको पता ही है जी। R जो है गैस कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू अगर जूल में लेते हैं तो 8.314, अगर कैलोरी में लेंगे तो 2 लेते हैं। TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का है। एंथैल्पी ऑफ डेल्टा H का मतलब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है। इसका मतलब क्या है कि 1 ग्राम लिक्विड को अगर सॉलिड में आप कन्वर्ट करते हैं या 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो 1 ग्राम लिक्विड को अगर आप सॉलिड बनाते हैं तो उसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन्स। एक होता है लेटेंट फ्यूजन्स L, तो कहते हैं हीट ऑफ लेटेंट फ्यूजन्स, यानी L फ्यूजन लिखा हुआ है। ये क्या होता है, 1 ग्राम सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट कर दिए या लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करिए, तो जो डेल्टा H आपका फ्यूजन निकल के आएगा वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया रहेगा, और मॉलिक्यूलर वेट्स, जो आपका मॉलिक्यूलर वेट दिया रहेगा कितना मिलाया गया है, उस मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न आएगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो अगर रेयर केस में निकालना हो तो इस फार्मूले को यूज़ की जाती है, वरना जो है डायरेक्ट दिया रहता है। तो जो है ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होते हैं। आपको जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा जो है, एक तो मैंने रिलेटिव लोडिंग बता दिया, एलिवेशंस बता दिया, डिप्रेशंस बता दिया, अब ऑस्मोटिक प्रेशर है वो आपको हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, ठीक है।